Hello, learners. Today we will discuss physical geography and its importance. फिजिकल ज्योग्राफी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर अपीयर इन दिस बुक इन टाइटल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये जो बुक है आपको 11th क्लास में 3 और 4 बुक्स हैं और इसमें ये जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये जो उस नाम से इसका टाइटल है. द कंटेंट ऑफ दिस बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट इट्स स्कोप. तो इससे ये देखो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस बुक में, तो इससे क्लियर हो जाता है कि क्या स्कोप होगा इसमें. इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम ये फिजिकल, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं. तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर की. लिथोस्फीयर में क्या आ जाता है, लैंड फॉर्म होते हैं, किस किस तरह के लैंड है, ड्रेनेज के बारे में, लीफ के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं. एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स और कंट्रोल्स ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट्स, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बारिश है ना, क्लाइमेट टाइप्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. हाइड्रोस्फीयर में हम ओशन, सी, लेक्स और एसोसिएटेड फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो वाटर के साथ रिलेट करती हैं. बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें लाइफ फॉर्म आ जाती है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं और उनके सस्टेनिंग मैकेनिज्म भी आ जाते हैं, जैसे कि फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, सॉइल की फॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ द पैडोजेनेसिस एंड डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट रॉक. तो ये सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो पेरेंट रॉक और क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और टाइम के उसका कितना ये इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है. टाइम प्रोवाइड्स द मेच्योरिटी टू सॉइल. जो टाइम है, टाइम के साथ साथ कैसे सॉइल में मेच्योरिटी आती है और हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल्स, जिससे समय समय के साथ जो सॉइल है, सॉइल की प्रोफाइल में भी डेवलपमेंट होती है. ईच एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग. हर एक एलिमेंट है वो ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है. लैंड फॉर्म प्रोवाइड्स द बेस ऑन विच अ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड. जो लैंड फॉर्म्स है वो भी एक बेस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. विदाउट सपोज कीजिए विदाउट एनी स्टेज हाउ आर्टिस्ट कैन परफॉर्म हिज एक्ट, है ना. तो ऐसे ही विदाउट लैंड तो ह्यूमन बींग कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता. द प्लेन्स आर यूटिलिटी फॉर एग्रीकल्चर. जो प्लेन एरियाज हैं, मैदानी भाग हैं, वो बहुत ही यूजफुल एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सकती है. जो प्लेट्यूज हैं इसमें से जैसे ये इसमें हमें फॉरेस्ट और मिनरल्स बहुत अच्छे मिलते हैं. माउंटेन्स है, इससे हमें पैस्चर्स, ये फॉरेस्ट और टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और ये सोर्स ऑफ रिवर्स हैं जिससे पानी आता है. और ये क्या है, और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आर हाउस टाइप. तो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस हमारे घरों के ऊपर, हमारे कपड़ों के और हमारी फूड हैबिट्स के ऊपर पड़ता है. द क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेजिटेशन. क्लाइमेट का असर एक वेजिटेशन के ऊपर, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइफ स्टॉक फार्मिंग और सम इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ता है. जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने अपनी बहुत सी टेक्निक्स डेवलप कर ली हैं जिसमें उन्होंने क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया है इन अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस सच एज एयर कंडीशन एंड कूलर. जैसे कि एयर जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे वो एयर कंडीशनर और कूलर लेकर आ गई हैं, यानी कि उनको वो ठंडक देते हैं. टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट. जो टेम्परेचर है और ये जो प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश, रेनफॉल, इससे क्या होता है, डेंसिटी होती है, ज़्यादा घने जंगल होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. क्वालिटी ऑफ ग्रास लैंड, ये तो क्वालिटी ऑफ ग्रास लैंड भी ये प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है. इन इंडिया मानसून रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर रिदम इन मोशन. तो मानसून में जब बारिश पड़ती है तो एक रिदम में, एक मोशन में बारिश होती है. प्रेसिपिटेशन रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. तो ये जो ग्राउंड वाटर को भी दोबारा रिचार्ज कर देता है. एक्वाफायर्स विच लेटर प्रोवाइड्स अ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. और फिर ये जो वाटर है ये एग्रीकल्चर के और डोमेस्टिक के यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है. वी स्टडी ओशियन. तो हम ओशन की भी स्टडी करते हैं. विच आर अ स्टोर हाउस ऑफ अ
रिसोर्सेज, जिसमें बहुत से रिसोर्स हैं, उसने बहुत से रिसोर्सेज को स्टोर करके रखा गया है। बिसाइड फिश, जो इसमें फिशेस हैं और अदर सी फूड हैं। ओशंस आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत तरह के हमें मिनरल्स, खनिज पदार्थ भी यहाँ से मिलते हैं। इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग मैग्नीशियम नोड्यूल्स फ्रॉम ओशियन बेड्स। हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिससे मैग्नीशियम उसको भी ओशियन से कलेक्ट कर रहे हैं। सॉइल्स आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको पता होगा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। सॉइल क्या है, ये एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है विच इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जिससे जो बहुत सी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बीइंग की वो इफेक्ट होती हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, जो फर्टिलिटी है, अगर सॉइल अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, तो बोथ नेचुरल डिटर्मिनेशन एंड द कल्चर इंड्यूस्ड होगा। सॉइल प्रोवाइड करती हैं बेसिक फॉर द बायोस्फीयर, अकोमोडेटिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की ये देखिए आपको डेफिनेशंस भी बताई गई हैं। जैसे कि रिचार्ड हार्ट्सशॉर्न ने बोला है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये देखो रिचार्ड हार्ट्सशॉर्न क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। ये ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन होती है अर्थ के सरफेस की और डिफ्रेंशिएट होता है उसमें। ओके, देखते हैं हम। और हैटनर क्या डेफिनेशन देते हैं, वो बोलते हैं ज्योग्राफी स्टडी द डिफरेंसेस ऑफ द फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड टू इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के डिफरेंट पार्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या क्या फिनोमिना है, इन सभी डिफरेंसेस के बारे में हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, समझ में आ गई है। वैसे आपको इन अ लेमैन्स वर्ड्स वी कैन से ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। तो सरफेस ऑफ द अर्थ जिसमें सब कुछ आ जाता है, लैंड फॉर्म आ जाता है, सब कुछ जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ की, द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वी कैन से। ओके, अर्थ की स्टडी को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ अ फिजिकल ज्योग्राफी इज एमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ एवोल्यूशनिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे हम मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज की, इसकी स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन बीइंग। तो अब हमने इनको बचाना है, तो कैसे, पहले हमें पता तो होना चाहिए कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन इन्वायरमेंट है, इनका क्या रिलेशन है, इनका रिश्ता क्या है, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, जो फिजिकल इन्वायरमेंट हैं वो हमें क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमन बीइंग इनको यूटिलाइज करता है इन रिसोर्सेज को, और अपने ये जो इंश्योर करता है इकोनॉमिकल और कल्चर डेवलपमेंट तभी कर पाता है जब ह्यूमन बीइंग के पास ये सभी रिसोर्सेज होंगे। Accelerated pace of a resources utilization with the help of a modern technology has created a ecological imbalance in the world। तो अगर ये देखो इन ज़्यादा यानी कि ज़्यादा यूज़ होने के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण इसमें क्या इम्बैलेंस भी आया है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड में। एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नाउ एक्सरसाइज है ये, तो एक्सरसाइज को हम अलग से डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज clear to all. Thank you and God bless you.